गुड इवनिंग। (41 to 45). Any doubt? 5 single choice problems quickly. Then we discuss DPP, right? 41 to 45. 41. Rhombus with one angle 60 degree. Rhombus का इजी तुमको ड्रॉ करना सिखाता हूं। मानते हो डायगोनल्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, है ना? तो क्यों ना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है ना? तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एज डायगोनल हम रोम्बस रीड कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक? तो मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इस तरह से। नाउ रूट एंगल 60, तो आई थिंक ये 30 हो गया, है ना? ये 120 हो गया, तो मतलब 60। तो अब उसने कुछ लेंथ भी दी हुई है क्या? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, सर्किल इज इंस्क्राइब्ड। तो सर्किल इंस्क्राइब्ड का मतलब तो तुम समझ गए, टच करता हुआ, लाइक दिस। सर्किल इंस्क्राइब्ड, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू नियरेस्ट वर्टेक्स इज 1। मानते हो सेंटर से नियरेस्ट वर्टेक्स कौन सा है? ये रहा। तो ये 1 है, तो आई थिंक दिस इज (1), 0,1। नाउ इफ इट इज 1, तो तुम ये x निकाल सकते हो कि सर 1 अपॉन x इज tan 30, या फिर ये क्वांटिटी cot 30। तो ये √3 आ गया, √3, 0। तो मेरे ख्याल से मैंने सारा वर्टिसेस लिख दिया ऑफ रोम्बस, सही है। अब क्या करना है? रोम्बस P इज सेंटर ऑफ सर्किल, ओके। नहीं, P इज एनी पॉइंट, सॉरी, P इज एनी पॉइंट ऑफ सर्किल, कहीं भी ले लो। लेट दिस बी P एंड ABCD क्या है? रोम्बस है। ABCD। मानते हो इस सर्किल का रेडियस निकल गया, इतना तो तुम ज्योमेट्री से बता दोगे कि सर ये रेडियस आ गया आपका, कहीं से भी निकाल दो यार, ये 1 है ना, चलो इसकी मदद से निकालते हैं। 60, तो 1 sin 60 √3/2, R इज √3/2, है ना? तो इस सर्किल की इक्वेशन हर कोई समझ गया कि सर ये तो x² y² 3/4 है। अब एक काम करते हैं, डायरेक्टली PA² PB² पे चलते हैं। तो लेट्स टेक एनी पॉइंट अल्फा बीटा या जो भी तुम बोलना चाहो। तो आई थिंक मैं सीधा डिस्टेंसेस कर रहा हूं, अल्फा माइनस √3 बीटा², है ना? लिखते जाओ, अल्फा माइनस, नहीं, अल्फा² ओनली, है ना? बहुत लल्लू क्वेश्चन कि सर अब तो कुछ भी नहीं बचा इसमें। अब तो छोटे क्लास की मैथ्स लगा के बता दो कि सर 2 टाइम्स 4 टाइम्स, लो भाई 4 टाइम्स अल्फा² आ गया, 2 टाइम्स 3, 2 टाइम्स अल्फा² प्लस 3 कितना हो गया? 6, है ना? और इसी तरह से बीटा² भी 4 टाइम्स, और 2 टाइम्स 1,
मतलब 2, 6 + 2 8 है ना, तो चलो यहीं पर डाल देता हूं कि सर वो 8 को अलग से कहां लिखोगे, ये आ गया। और मानते हो ना, तुमने अभी अभी मुझे बताया था कि सर α² + β² 3/4, ये तो खत्म हो गया, 3/4 + 2, इजी। ओके, सिंगल चॉइस डन क्विकली, जल्दी से हाँ बोल दो कि सिंगल चॉइस आर ओवर, यस। 42 का मीनिंग तो समझ में आ जाना चाहिए था ना। x, y सच दैट, तो सच दैट का मतलब है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। तो ये तो सर्किल का इनसाइड पॉइंट है ना, कि दिस इज अ सर्कल विथ सेंटर -1, 0 एंड व्हाट इज द रेडियस, √2। कोई जल्दी से पहचान के बताओ मुझे, √2 रेडियस हुआ ना। एंड ये तो एक सेट हो गया, और अगला जो सेट है, अच्छा इसका इनसाइड पॉइंट, सर्किल का इनसाइड पॉइंट है ना। अब जो अगला है सेट, अगला सेट वो फैमिली ऑफ लाइन है, ठीक है। तो y = x + c लाइन, मतलब कि वन स्लोप की लाइन। अब जिसको थोड़ा सा इनइक्वालिटी की समझ है ना, तो अपनी क्लास के लोगों को समझ होनी चाहिए कि सर y - x - c < 0, इसका मतलब है लाइन के नीचे के पॉइंट, है ना। वो कई लोग जानते हैं ना सर, कोएफिशिएंट ऑफ y विच इज 1 इनटू x, y को लाइन में पुट कर दिया, प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है तो पॉइंट बिलो होता है। तो ये जो भी लाइन बनाओगे y = x + c, उसका बिलो पॉइंट। नाउ आई वांट कॉमन पॉइंट, ओनली वन कॉमन पॉइंट। तो तुमको फीलिंग आई कि सर वो कौन सी लाइन होगी, वन स्लोप की। तो मुझे लगता है वन स्लोप की लाइन जो टेंजेंट होगी ना, वो आंसर है, क्योंकि इसका बिलो, इसका इनसाइड, तो देयर इज ओनली वन पॉइंट, सर ये है कॉमन पॉइंट। और अगर इसके थोड़ा भी तुमने ऊपर ले लिया, है ना, ओनली वन टेंजेंट, बस ये वाली टेंजेंट आंसर है। कई लोग समझ गए। तो अगर तुमने लाइन को थोड़ा भी ऊपर ले लिया तो इनफाइनाइट पॉइंट्स आ जाएंगे कि सर ये सर्किल और लाइन के बिलो इनफाइनाइट पॉइंट है। तो मेरे ख्याल से ये आंसर है। तो अब तो तुम कर लेना यार, अब तो डायग्राम से ही समझ में आ रहा है कि सर ये बिलो पॉइंट है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म से डायरेक्ट कर लोगे क्या कि सर ये वन स्लोप की लाइन छोड़ दो ना, क्योंकि टेंजेंट तो दो होती है ना, व्हाई नॉट अदर टेंजेंट, यू हैव टू आंसर व्हाई नॉट अदर टेंजेंट। मेरा आंसर तो ये टेंजेंट है बस, तो इससे मेरा सी निकल आएगा, ठीक है। नीचे नहीं हो सकता भाई, नीचे लेके देख लो ना लाइन को, लो अब बताओ कितने कॉमन पॉइंट है, हाउ मेनी कॉमन पॉइंट्स आर देयर, बताओ कि सर ये नीचे लाइन ले ली तो कितने कॉमन पॉइंट हुए, ठीक, समझ गए होगे। तो आंसर बस ये है, ये लाइन आंसर है, इसका सी निकाल लेना। डिस्कशन ओवर। नहीं, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर इक्वल टू रेडियस कर दो, अगर तुम पैरामेट्रिक से नहीं करना चाहते हो, ठीक है। वैसे तो पैरामेट्रिक से सीधा ये कोऑर्डिनेट निकाल दो और फिर इसको पुट करके सी कर लेना, और या फिर परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर इक्वल टू रेडियस कर लो, उससे 2 सी आएंगे। और मुझे लगता है कि ये 2 सी, एक सी इसका करस्पॉन्डिंग, एक सी इसका करस्पॉन्डिंग, तो तुम पक्का पहचान जाओगे कि ये कौन सा आंसर है। डीपीपी नंबर 1, ठीक है ना। वन टू 5 एक्सट्रीमली इजी है ना। फर्स्ट, अरे 2 ही तो चॉइस है, क्लीन, क्लाउडेड, 2 वेज, 2 वेज, 2 वेज, 7 days पावर 7।
वरुण तो तुम करना, रैंक ऑफ वरुण है ना 4, नन ऑफ डिजिट्स रिपीटेड 1 to 1000। तो इसमें तुमको लगता नहीं सर केस बना बना के करने पड़ेंगे। सिंगल डिजिट नंबर हाउ मैनी, 2 डिजिट नंबर हाउ मैनी, 3 डिजिट नंबर हाउ मैनी, 3 डिजिट के तो आगे जाओगे नहीं, फोर्थ क्वेश्चन। तो 1 डिजिट इज 9, 1 से लेकर 9 तक। 2 डिजिट, 2 डिजिट में तुमको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा ना कि सर फर्स्ट प्लेस शुड नॉट बी 0। तो फर्स्ट प्लेस 9 वेज, फंडामेंटल प्रिंसिपल। अब जो सेकंड प्लेस है, सेकंड प्लेस मानते हो, अगेन 9 वेज। कारण कि सर जो डिजिट आपने यहां यूज किया, यू कैन नॉट यूज द सेम डिजिट अगेन, ठीक है ना। लेकिन 0 अब तुम्हारे पास चॉइस में आ गया ना कि सर अब हम 0 को यूज कर सकते हैं। टोटल 10 डिजिट होते हैं ना, तो 10 में से एक डिजिट तो यहां आ गया, और मैंने इस बात को इंश्योर किया था कि वो 0 नहीं होना चाहिए। अगला अगेन 9 वेज, फर्स्ट नॉट 0। लेकिन अब अगले के लिए फिर 9 चॉइसेस हो गए, क्योंकि सर अब 0 को आप इंक्लूड कर सकते हो 9। और फिर थर्ड के लिए कितने चॉइस, 8, क्योंकि 2 डिजिट फिल हो गए, एक यहां एक यहां, 8। सबको जोड़ लेना, आंसर मिल जाएगा। 6 to 10, 8 में तो बहुत सारे पार्ट हैं। नहीं, अच्छा तुम वैल्यू लिख रहे थे उसकी। 8 का लास्ट 2 पार्ट। सेवन में क्या बता दूं, उसमें भी तो 2 पार्ट हैं। 7 क्या करूंगा बता के, है ना। 8 का लास्ट 2 पार्ट्स मतलब 7th पार्ट। हाउ मैनी बिगिन विथ टी एंड ऑल्सो कंटेन एस। तो सबसे पहले कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई कर दें। एक मिनट, क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड यूजिंग हिस्ट्री, यूजिंग हिस्ट्री, ईच लेटर एट मोस्ट वंस, ठीक, मतलब विदाउट रिपीटिशन। नहीं बस ठीक है, आखिरी के 2 पार्ट सफिशिएंट है। बिगिन विथ टी, तो मुझे लगता है 4 प्लेसेस। तो यार जो वो कह रहा है उसकी बात को मान लो, बिगिन विथ टी 1 वे। अब नेक्स्ट 3 प्लेसेस ऑल्सो कंटेन एस, तो जो वो कंस्ट्रेंट कह रहा है उसको सेटिस्फाई कर दो। तो सबसे पहले क्यों नहीं एस को प्लेस कर दूं, प्लेस्ड एस। कुछ लोग समझ पा रहे हैं कि सर ये आपने एस को फिल कर दिया। अब बची 2 प्लेस, है ना। अब वो कौन सी 2 प्लेस बची वो मुझे नहीं पता, इन 3 में से कोई सी भी 2 प्लेस हो सकती है। अब तो लोग जानते हैं कि लिमिटेड कौन है, लिमिटेड प्लेसेस है। तो वो जो 2 रिमेनिंग प्लेसेस है उसके लिए चॉइसेस, ये कितने लेटर हैं, 4 3 7, जिसमें 2 लेटर तो यूज हो चुके हैं, 5 वेज 4 वेज, सही है ना। फंडामेंटल प्रिंसिपल से क्वेश्चन कर दिया, ठीक है ना। दिस इज अ गुड सॉल्यूशन। जब एनसीआर को इन्वॉल्व करना होगा तब करेंगे। नाउ मेरे ख्याल से 8th पार्ट, हाउ मैनी कंटेन बोथ वॉवल्स। तो ठीक है, जिसको अकल है वो जानता है कि सर बोथ वॉवल, पहले वॉवल को ही फिल कर दो। तुम्हारे पास कितने वॉवल हैं, आई ओ। सबसे पहले आई एंड ओ को फिल कर दो। आई हैज 4 चॉइस, ओ हैज 3 चॉइस। तो लो मैंने आई और ओ दोनों को निपटा दिया। अब बची हुई 2 प्लेस, तो बची हुई 2 प्लेस लोग समझ गए सर 5 into 4। कुछ लोगों को बात समझ आई क्या किया मैंने। मेरे ख्याल से इतने पार्ट बताने से अब जो तुम्हारे और भी पार्ट डाउट है वो अब तुमसे बन जाएंगे कि सर अब मैं बिगिन एंड इन अ कॉन्सोनेंट खुद लिख लूंगा कि यार आप तो कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर देते हो यार, ठीक है ना। 6 का सी क्या करूंगा बता करके, है ना।
अप टू 10, नाइन्थ का 3 and 4. हाउ मेनी आर इवन, हाउ मेनी आर ऑड? अरे इवन निकाल लोगे तो ऑड तो टोटल से घटा ही लेना. तो डिजिट, 3 डिजिट नंबर फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स. ओके, नाइन्थ का ऑड का आंसर बता देता हूं, है ना, या इवन का बता दूं? इवन का ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, कि सर इवन बेहतर है. कोई सा भी बता दो, ऐसा एक ही जैसे. नाइन्थ का 3 डिजिट नंबर. नाउ इफ नंबर इज ऑड, तो लोग समझ गए कि सर आप तो पहले कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करते हो, तो आप सबसे पहले लास्ट प्लेस फिल कर दोगे. तो लास्ट प्लेस फिल करने के लिए मैं फोर्थ पार्ट बता रहा हूं, ठीक है. तो लास्ट प्लेस के लिए आपके पास चॉइस है 3, 5, 7, 9. 3, 5, 7, 9, 4 वेज. 4 वेज में प्लेस फिल कर दी. अब जो बिगिनिंग 2 प्लेसेस है इसमें विदाउट रिपीटिशन है ना? हाँ, रिपीटिशन नॉट परमिटेड. ओके, तो हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? 3, 6. ठीक है, तो एक डिजिट तो कम हो गया. तो फर्स्ट 2 प्लेसेस, ठीक, चलो अच्छा मैं बाद में लिख देता हूं. ये आखिरी प्लेस भर दी. अब फर्स्ट 2 प्लेसेस, 6 डिजिट थे ना, 3, 3, 6, 5 वेज, 4 वेज. आगे समझ में. क्वेश्चन नंबर 10. अब तो मल्टीपल्स ऑफ 2 भी लोग समझ गए कि सर आखिरी प्लेस को तो 5 कर दो, मल्टीपल ऑफ 2 हो जाएगा. 10th क्वेश्चन रीडिंग कर देता हूं. 5 लेटर्स मेल बॉक्स. तुमको लगता नहीं सर एक मेल बॉक्स में कितने भी लेटर डाले जा सकते हैं? सोचो बात को. तो इसमें लिमिटेड कौन है? लिमिटेड. लिमिटेड इज लेटर. लेटर लिमिटेड है, मेल बॉक्स नहीं. ठीक, तो मेरे ख्याल से लोग लेटर पे जाके प्रॉब्लम कर देंगे कि 5 लेटर है, फर्स्ट लेटर 3 चॉइस, 3 चॉइस, 3 चॉइस, 3 चॉइस. आंसर इज 3 की पावर 5. 11 to 15. 11, 12 का A and 15. 11. Every telephone number consists of 7 digits. ठीक है. Do not include any other digit then 2, 3, 5, 7. अरे यार ये कैसा बच्चों टाइप क्वेश्चन पूछ लिया यार. ठीक है ना, यू कैन डू योर सेल्फ. ओके, अगला कौन सा लिखा था? 14. नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 and 1000, मतलब कि 3 डिजिट का नंबर. 14th क्वेश्चन. एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट इज 7. कम से कम एक 7 आना चाहिए. नेचुरल नंबर. इसमें मानते हो इसमें रिपीटिशन अलाउड है, क्योंकि उसने 3 डिजिट के नेचुरल नंबर पूछे. तो मेरे ख्याल से वो तुमको 997 ये आंसर अलाउ कर रहा है ना? तो तुमको लगता नहीं कि सर इसमें आप बगैर बॉदर किए निकालो ना. फर्स्ट प्लेस 9 वेज, अगला प्लेस 10 वेज, अगला प्लेस 10 वेज. अब इसमें तुमको लगता नहीं कि सर इसमें वो केस घटा दो विच डू नॉट कंटेन 7. बुद्धि लगाओ. अरे इतने केसेस कौन बनाता कि सर देयर इज एग्जैक्टली 1 7, देयर आर 2 7, देयर आर 3 7. तो मैं सीधा टोटल माइनस ना कर दूं कि टोटल माइनस देयर इज नो 7. बुद्धि लगाओ. तो नो 7 मतलब कि फर्स्ट प्लेस नॉट 0 नॉट 7, 8 वेज. सेकंड प्लेस नॉट 7, थर्ड प्लेस नॉट 7. आंसर सो इजी. 12th के ए में क्या बता दूं? बस तुम तो ये डिसाइड कर लो इसमें लिमिटेड कौन है ना, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि सर किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाता है जो लिमिटेड होता है. तो इसमें तुम कंफर्म हो गए ना कि सर पैसेंजर लिमिटेड है ना. मतलब एक रेलवे कैरियज में खाली एक ही आदमी बैठ पाता है, ऐसा कि सर वो पूरा रेल का डिब्बा जो होता है ना उसमें सिर्फ एक ही आदमी बैठ सकता है, एक डब्बे में एक आदमी, है ना. तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई. तो लिमिटेड इज पैसेंजर, दैट इज ठीक. अप टू 15 डन है ना. 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 2. अरे 9 into 10 10 10
का आधा, कि सर पहली प्लेस 9 वेज, दूसरी प्लेस 10 वेज, तीसरी प्लेस 10 वेज, लास्ट प्लेस 5 वेज, क्योंकि 0 2 4 6 8, और या फिर सारे निकाल के कहना आधा, आधे इवन होते हैं आधे ऑड होते हैं, एक ही बात है। 16 से 20, 20, हाँ ओके, 20, 19 20 17। पैलिंड्रोम का मतलब होता है जिसको उल्टा करके पढ़ा जाए तब भी सेम वर्ड बने, उसे पैलिंड्रोम कहते हैं, है ना। दिस इज ए पैलिंड्रोम, ठीक है ना, ये पैलिंड्रोम है, उसको उल्टा भी पढ़ो तो भी सेम होता है। तो 5 लेटर का पैलिंड्रोम, ठीक है। तो अगर तुमको 5 लेटर का पैलिंड्रोम चाहिए तो तुम समझ गए कि सर फर्स्ट लेटर यू फिल एनी 26 वेज, लेकिन जो फर्स्ट लेटर है मानते हो लास्ट प्लेस 1 वे, सर ये 1 वे में जो यहां आप फिल करोगे ना वही यहां आएगा, लास्ट इज 1 वे। देन दिस प्लेस, समझ गए कि सर ये भी 26 वेज, ये भी 26 वे, ये दोनों 1 वे, आंसर 26 क्यूब, ठीक है ना। नेक्स्ट इज कौन सा लिखा था, 19 एंड 20। 19 क्या है, अरे तो ठीक है 52 इंटू 51, 20 को तो तुम लोगों ने पहचान लिया कि सर बिगिंस विद अ वॉवेल और टर्मिनेट्स इन अ वॉवेल, तो तुमको तो यूनियन का फॉर्मूले की याद आ गई कि सर लेट्स कॉल ए इवेंट बिगिन विथ वॉवेल, लेट्स कॉल बी इवेंट एंड विथ वॉवेल। तो यू आर आस्किंग मी ए यूनियन बी, इट बिगिन विथ वॉवेल और टर्मिनेट विथ वॉवेल, तो Na प्लस NB माइनस ए इंटरसेक्शन B, है ना। तो Na बिगिन विथ वॉवेल, तो सबको पता है Na का मतलब है डोंट थिंक अबाउट B, केवल Na को अकर कराओ। तो बिगिन विथ वॉवेल 5 प्लेस, तो पहली प्लेस AI 2 वेज, ये Na का आंसर लिख रहा हूं, तो सर ये 2 वेज, 2 ही तो वॉवेल है तुम्हारे पास A एंड I, और बाकी के 4 4 फैक्टोरियल। मानते हो NB का मतलब है एंड विथ वॉवेल, उसका आंसर यही आएगा ना कि सर लास्ट प्लेस 2 वेज और बाकी के 4 प्लेस, तो यही आंसर NB का है, Na प्लस NB माइनस A इंटरसेक्शन B। नाउ व्हाट इज A इंटरसेक्शन B? बिगिन विथ वॉवेल 2 वेज, एंड विथ वॉवेल 1 वे, है ना, 2 वे 1 वे, नाउ रिमेनिंग 3 फैक्टोरियल। 21 से 24 है ना। अरे अब तो तुम लोग को यूनियन जानते हो तो तुम्हारे लिए तो बहुत आसान बात है, वरना तो तुमको कॉमन सेंस से करना पड़ता है कि सर मैंने बिगिन विद वॉवेल का आंसर निकाला, मैंने एंड विद वॉवेल का आंसर निकाला, लेकिन इसमें वो केसेस जो बिगिन एंड एंड है वो 2 बार चले गए। तो अब तो तुम इस तरह के सेट नोटेशन से प्रॉब्लम को करोगे, है ना। अरे अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट बोल रहा है, तो मेरे ख्याल से टोटल जितने तुम अटेम्प्ट कर सकते हो उसमें सक्सेसफुल तो सिर्फ एक ही हुआ ना, तो बस उस एक को घटा देना और टोटल अटेम्प्ट तुम सोच लेना कि सर टोटल कितने थे। हाउ मेनी 10 डिजिट नंबर कैन मेक 22? नो 2 कंसेक्यूटिव आर सेम। सिंपल है, 10 डिजिट नंबर विथ ऑड डिजिट्स मतलब 1 3 5 7 9। तो बताओ पहली प्लेस 5 वेज फर्स्ट प्लेस, दूसरी प्लेस जो भी डिजिट यहां आया है वो नहीं आएगा 4 वेज, थर्ड प्लेस सर जो डिजिट यहां आया है वो नहीं आएगा, तो
अगेन 4 वे, ठीक है ना, क्योंकि अब जो फर्स्ट डिजिट था वो तो तुम ले सकते हो ना, तो अगेन 4, तो 4 4 की पावर 9, 24. If no two books are alike, in how many ways can 2 red, 3 green, 4 blue on a shelf so that books of same color together? अरे यार, ये तो वही है ना, वन ऑब्जेक्ट मानो सर, 2 रेड को वन ऑब्जेक्ट मानिए, करा हुआ है कि सर वो टुगेदर रखने वाला क्वेश्चन है, तो 2 रेड वन ऑब्जेक्ट, 3 ग्रीन वन ऑब्जेक्ट, 4 ब्लू वन ऑब्जेक्ट, तो टोटल कितने ऑब्जेक्ट हो गए? 3 ऑब्जेक्ट हो गए, 3 फैक्टोरियल। लेकिन मानते हो वो जो 2 रेड है उसका आपस का अरेंजमेंट भी तो करना है, आपस का अरेंजमेंट। वो जो 3 ग्रीन बुक्स है उसका आपस का अरेंजमेंट, वो जो 4 ब्लू बुक्स है आपस का अरेंजमेंट, आंसर। ओके, डिस्कशन ओवर। तो लास्ट क्लास कुछ हमने ग्रुप फॉर्मेशन सीखा था, है ना, कि तो कि कैसे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप में डिवाइड करते हैं, दैट वी हैव लर्नड। ओके, चलो एक छोटा सा सवाल का आंसर करो, बहुत सिंपल। फाइंड नंबर ऑफ वेज, फाइंड नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट to distribute 20 different chocolates। डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब समझ रहे हो, सब अलग अलग ब्रांड के, है ना। 20 डिफरेंट चॉकलेट्स ओवर 10 बॉयज इक्वली। फाइंड नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट 20 different chocolates equally among 10 boys, equally among 10 boys। Find number of ways to distribute 20 different chocolates equally among 10 boys। सही आंसर। प्रखर एंड आयुष, आयुष है ना। अरे यार, अरे धीरे लिखो ना। ओके, लेट्स सी। आई थिंक तुम लोगों ने समझ लिया कि सर 20 डिस्टिंक्ट चॉकलेट्स, हर एक को 2 ईच मिलेगी, 2 2 2। तो सबसे पहले 20 चॉकलेट्स के 2 2 के ग्रुप्स बना लो, है ना, 10 ग्रुप्स ऑफ 2 ईच। तो ग्रुप बनाना तो आ चुका है, 20 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, पावर 10। लेकिन क्योंकि ये सब इक्वल ग्रुप्स हैं 2 2 2, तो इसलिए डिवाइड बाई 10 फैक्टोरियल। ये आंसर नहीं है, ये तो ग्रुप बनाए हैं, है ना। अब मेरे पास 10 पैकेट हैं, हर पैकेट में 2 चॉकलेट है, 2 2 2। अब मानते हो सर अब डिस्ट्रीब्यूट करो ओवर बॉयज, बॉयज पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, ये तो ग्रुप्स हैं। ये तो अभी मैंने सिर्फ नंबर ऑफ ग्रुप्स बनाए हैं, नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म ग्रुप।
to divide into 10 groups. बुद्धि लगाओ, 10 इक्वल ग्रुप्स। लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम में तुमसे ये नहीं पूछा गया है, तुम्हारी प्रॉब्लम में कहा गया है डिस्ट्रीब्यूट एमंग 10 बॉयज। तो अब जब तुम्हारे पास 10 पैकेट है तो इतने वेज में तुम 10 पैकेट बना सकते हो। तो कोई एक एग्जाम्पल कि सपोज वन एग्जाम्पल ऑफ 10 पैकेट्स, तो दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग 10 बॉयज इन 10 फैक्टोरियल वेज। तो जब एक एग्जाम्पल 10 ग्रुप्स का डिस्ट्रीब्यूट होगा बॉयज पर 10 फैक्टोरियल में, तो व्हाट इज द आंसर टू टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? ये आंसर हो गया, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट विल बी दिस। एक्सट्रीमली इजी, आसान था, है ना। कि सर पहले पैकेट्स बना लीजिए, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। लिखो, फाइंड नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट 6 different books among 3 children. Number of ways to distribute 6 different books among 3 children so that each child gets at least one book. Each child gets at least one book. I repeat fast. Find number of ways to distribute 6 different books among 3 children so that each child gets at least one book. Quickly. न्यूमेरिकल वैल्यू तो खैर मुझे भी नहीं पता, ठीक है ना। हाँ, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लिखी हुई है। बाकी जितने लोगों ने एक्सप्रेशन लिखे हैं अब तक, वो एक भी सही नहीं है। वैसे इतनी जल्दी तुम लोग कर कैसे लेते हो यार, मतलब बगैर सोचे समझे करते हो। फिर तो मुझे बगैर सोचे समझे तुम्हारे आंसर को देखने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, एक सेकंड, एक का आंसर ठीक लग रहा है। उसने भी कुछ चीज मिस कर दी। ठीक है, तो
जो जो समझदार लोग हैं, व्हाट दे सेड कि इसमें केस बनाइए। ठीक है, मैं पहले डिसाइड करने जा रहा हूं कि किसको कितना कितना मिला। तो वन पॉसिबिलिटी 114, 2 boys get 1 and 1 boy get 4. 1 2 3, 1 boy get 1, 1 boy get 2, 1 boy get 3. All boys get 2 each. ठीक, अब ये 3 पॉसिबिलिटीज। तो सबसे पहले मुझे तो डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो सबसे पहले मैंने 6 डिफरेंट बुक्स के ग्रुप बनाए कि सर पहले आप 3 ग्रुप बनाइए, 2 ग्रुप 1 कंटेनिंग और 1 ग्रुप 3 कंटेनिंग 4 कंटेनिंग। तो 6 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल स्क्वायर, 4 फैक्टोरियल। क्योंकि 2 ग्रुप इक्वल है तो कुछ लोगों को अभी भी याद है कि सर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल करना पड़ता है, क्योंकि वो सेम कंटेंट आपस में इंटरचेंज भी काउंट हो जाता है। ये तो ग्रुप बनाए हैं, बच्चों को बांटोगे नहीं कि सर मेरे पास एक पैकेट में बुक 1 है, एक पैकेट में बुक 2 है और एक में 3 4 5 6 है। तो क्या ये मैटर नहीं करेगा? ये तो एक एग्जाम्पल है ग्रुप का, तो ये एक एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूट होगा ओवर 3 बॉयज इन 3 फैक्टोरियल वेज कि C1 को मिला, C2 को मिला, C3 को मिला, या C1 C3 C2, या 2 1 3 2 3 1। तो अभी इतने क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन के करा तो दिए यार कि एवरी एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप will get distributed in 3 factorial ways, है ना? तो कुछ लोग समझ गए कि सर आंसर इज इनटू 3 फैक्टोरियल। ये तो अभी मैंने सिर्फ एक केस निपटाया है, ठीक है ना राजवीर? और तुम तो जानते हो हम लोग मन से बात को बोलते हैं, आइदर दिस इज द पॉसिबिलिटी और दिस इज द पॉसिबिलिटी। अब तो तुम फटाफट कर दोगे कि सर 6 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के पहले ग्रुप्स बना लीजिए, 1 2 3, सारे ही अनइक्वल ग्रुप हैं इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं। अब सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट ओवर बॉयज। ठीक, तो आई थिंक केवल राजवीर ने आंसर सही दिया था, है ना? और तो किसी का आंसर, कुछ लोग 3 फैक्टोरियल को मिस कर गए थे। 2 फैक्टोरियल क्यूब इक्वल ग्रुप, नाउ डिस्ट्रीब्यूट अमंग बॉयज इज द राइट आंसर। हाँ, तो बड़ी मिस्टेक थी ना यार आयुष, है ना? इस तरह की, इसीलिए तो कहता हूं जल्दबाजी किस लिए भाई? क्यों क्यों जल्दबाजी? जल्दबाजी करके नेगेटिव में मार्क्स आते हैं। ठीक, तो पूरा सही करा, थोड़ी सी जल्दबाजी करके नेगेटिव आ गए, तो सोचो कितना तुम्हारा लॉस हो गया। ओके, सेम प्रॉब्लम को आई डिड इन ए मच बेटर वे, एक और अच्छे तरीके से किया। वैसे तो ये बेस्ट सॉल्यूशन है, ठीक है ना? आगे कैलकुलेशन में ये बहुत अच्छा मेथड है। तो कई लोगों का मिस हुआ था, मैंने देखा सब लोग ग्रुप के नंबर ऑफ वेज लिख रहे थे। ठीक है, ऑल्टरनेटली मैंने कहा कि आप एक काम करो, आप बगैर बॉदर किए किताबों को बांट दो। फॉरगेट कि ईच बॉय गेट बुक, आप इस बात को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। यू ओनली डिस्ट्रीब्यूट बुक्स ओवर बॉयज। बताओ, अगर मैं बगैर कंडीशन के तुमसे कहता हूं कि फाइंड नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट 6 बुक्स ओवर 3 बॉयज सो दैट ईच बॉय कैन गेट एनी नंबर ऑफ बुक्स, अब आंसर कितना होगा? बताओ बताओ। सही है, नक्षत्र। मेरे ख्याल से लोग समझ गए
कि सर इसमें लिमिटेड कौन है, लिमिटेड ऑब्जेक्ट कौन है, बताओ लिमिटेड ऑब्जेक्ट कौन है? लिमिटेड ऑब्जेक्ट है हाँ बुक, क्योंकि मेरे पास 6 बुक है और मैंने पूरी 6 बांट दी है ना, तो बुक्स आर लिमिटेड, क्योंकि हो सकता है कि सारी की सारी किताबें बॉय 1 को मिल जाए, है ना, कि सर बॉय 2 बॉय 3 को तो कुछ मिला ही नहीं, तो बॉयज लिमिटेड नहीं है, किताबें लिमिटेड है, जिसके बारे में मैं कॉन्फिडेंट हूं कि दे विल गेट फिनिश्ड, कि सर ये खत्म हो जाएंगी, वो होता है लिमिटेड, है ना। तो मेरे ख्याल से बुक्स आर लिमिटेड, तो एवरी बुक हैज 3 चॉइस 3 चॉइस 3 चॉइस। अब मैं अपनी प्रॉब्लम में आता हूं कि इस आंसर में गलत क्या है, उस गलती को रिमूव करते हैं। व्हाट इज रॉन्ग इन दिस प्रॉब्लम? तो इसमें गलत यह है कि अगर किसी भी एक बच्चे को बुक नहीं मिली, दैट इज रॉन्ग, कि सर इट इज C1 चाइल्ड हु गॉट नो बुक, C2 child got no book, C3 child got no book। तो अब क्योंकि तुम्हारी समझ खुल चुकी है कि सर इनमें से कोई भी एक बात अगर होल्ड कर गई तो वो गलत है, उसको आपको यहां सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए, ठीक है। तो सेट नोटेशंस के लिए I denoted this statement, this event by name A। मैंने इसको A कह दिया, मान लो A be the event कि C1 child got no book, B is the event, C is the event। तो कुछ लोग समझ गए कि सर this is true, this happen or this happen or this happen is wrong, है ना। तो इसको सेट नोटेशन में लोग यूनियन बोलते हैं। योर आंसर इज गोइंग टू बी टोटल माइनस आइदर ए अकर और बी अकर और सी अकर। यही तो गलती है कि ए हो गया या बी हो गया या सी हो गया, दैट इज रॉन्ग, तो उसको सब्ट्रैक्ट। अब आई थिंक जो फॉर्मूला सिखाया था अब उसको यूज करने का टाइम आ गया कि सर लेट्स राइट सिग्मा Na प्लस NB प्लस NC। तो चलो Na का आंसर निकालते हैं। तो जिसको समझ है वो जानता है कि सर Na का मतलब है C1 को किताबें नहीं मिलनी चाहिए, डोंट लुक एट C2 एंड C3, वेदर C2 गेट बुक और नॉट, आई एम नॉट कंसर्न्ड, मैं बस इस बात से कंसर्न हूं C1 शुड नॉट गेट एनी बुक। तो Na का आंसर 2 की पावर 6। हर किताब के पास 2 चॉइस, इट इज C2 और C3, 2 वेज 2 वेज 2 वेज, ठीक। मानते हो ये आंसर Na का है। अब तुम सोचो क्या NB का आंसर भी यही होगा? सोचो सोचो, तो बुद्धि तुम्हारी कहेगी कि हाँ सर NB भी यही होगा, NC भी यही होगा, तो Na प्लस NB प्लस NC इंटू 3, या उसको भी तुम 3C1 लिख दो कि सर मैं केसेस बता रहा हूं, हर केस का आंसर सेम है ना, Na NB NC, तो दैट इज 3C1 वेज, है ना, कि नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे एग्जैक्टली एक इवेंट को कॉल करने के, माइनस S2 का भी कोई एक टर्म लिखो। आई एम इंटरेस्टेड इन A इंटरसेक्शन B, तो A इंटरसेक्शन B का कितना वैल्यू होगा? A इंटरसेक्शन B का मतलब है C1 गॉट नन एंड C2 गॉट नन। तो अगर ये दोनों बातें ट्रू करनी है तो हर एक बुक को चॉइस होगी गो टू C3, तो एवरी बुक हैज ओनली 1 चॉइस, C3 C3 C3, दैट इज 1 वे। 1 की पावर 6 लिख लो कि सर पहली बुक 1 वे, दूसरी बुक 1 वे एंड तो 1, ठीक। तो A इंटरसेक्शन B का आंसर इज 1 की पावर 6। नाउ डोंट यू थिंक A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C, C इंटरसेक्शन A टेकन 2 एट ए टाइम, सबका आंसर सेम होगा?
एंड हाउ मेनी टेकन टू एट ए टाइम केसेस आर देयर? 3C2। अब तो तुम गिनती करने के बजाय, है ना, कि सर ऐसे क्या मैं गिनती करता रहूंगा? कहीं ऐसा ना हो कि 4 इवेंट रहे हो, तो 4 इवेंट पे क्या पूरा लिखूंगा? ए बी, ए सी, ए डी, देन बी सी, बी डी, देन सी डी, 6। तो अब तो तुम्हारे पास काउंटिंग करने का इजी वे है ना, कि सर आउट ऑफ 4 एनी 2, 4C2, 4C2 such cases are going to be there. तो A intersection B, 3C2। ठीक, and now what about S3? This is S1, this is S2, what about S3? तो जो अक्लमंद लोग हैं वो कहेंगे सर S3 कैसे हो सकता है? Every book has only 3 choice, C1, C2, C3। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने सारी किताबें बांट दी, ना C1 को मिली, ना C2 को मिली, ना C3 को मिली? ऐसा कैसे हो सकता है ना? तो वो तो 0 हुआ ना। तो S3 इज 0, S1 माइनस S2 प्लस S3। सो दिस इज ए वेरी गुड मेथड। ठीक, बाकी वैसे तो ये ज्यादा आसान है कि सर कैलकुलेशन में ये कहीं इजी है। ठीक, तो आई थिंक गॉट द आइडिया कि हम किस तरह से इंक्लूजन एक्सक्लूजन को सवालों में इंसर्ट करेंगे, है ना। 5 seconds quickly. Done. अब इसी का एक रॉन्ग वे बताता हूं, ठीक है, जो कि तुम लोग देखना प्रूफ करोगे। तुम्हारे में से कई लोग प्रूफ करेंगे कि सर आप की जो थिंकिंग थी ना वो बिल्कुल सही थी। हम लोग इस बात को वाकई में करते हैं बार बार। तुम लोग क्या करते हो, कहते हो कि सर कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करते हैं। आप कह रहे हो कि एवरी बॉय गेट अ बुक। तो चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम हर एक बॉय को 1 ईच बुक दे देते हैं। तो कोई 3 बुक सेलेक्ट की कि भाई 3 किताबें हैं ना तुम्हारे पास, तो यू सेलेक्ट एनी 3 बुक। अब चलो उनको बांट दो, बॉयज पर बांट दो, 3 फैक्टोरियल वेज में बांट दी। अरे सबको 1 ईच, मैंने 3 बुक निकाली, B1, B2, B3, और उनको बॉयज पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3 फैक्टोरियल वेज। फाइन। अब मैं रिमेनिंग बुक को अब डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहा हूं कि सर नाउ लेट्स डिस्ट्रीब्यूट रिमेनिंग बुक्स। ये तो सिर्फ 3 किताबें बटी हैं, बांटनी तो 6 हैं तुमको, ठीक है। यू आर सपोज टू डिस्ट्रीब्यूट 6 बुक्स एंड राइट नाउ यू ओनली हैव डिस्ट्रीब्यूटेड 3। ठीक, अब वैसे मैं अपना ओपिनियन अभी से बात कर लूं, क्यों हम आगे जाकर के करें। तुम्हारे में से जो थोड़ा सा भी दिमाग रखते हैं ना लोग, वो यहीं पर मुझको ट्रैप कर चुके हैं। वो कहेंगे कि सर ये क्या कर रहे हो आप, यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग 3 बुक्स एंड नाउ यू आर सेइंग कि नाउ यू डिस्ट्रीब्यूट रिमेनिंग। तो यू एक्चुअली आर गिविंग वेटेज कि विच आर द फर्स्ट 3 बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड। तो वो मैं आगे क्या करने वाला हूं, वो उसके पहले ही गलती मेरी पकड़ चुके हैं। ठीक है, कि सर आपने इस बात को वेटेज दे दिया कि शुरू में 1 ईच जो बुक बॉय को दी गई थी वो कौन सी किताबें थी। ठीक है, तो ये तो गलत है, ऑर्डर का तो कोई वेटेज है ही नहीं ना। तो अब रिमेनिंग बुक को बांटने के लिए जो रिमेनिंग 3 बुक हैं, सर 3 वेज 3 वेज 3 वेज। तो मुझको पहले से ही पता है कि यार ये गलत आंसर है। ठीक है, कुछ लोगों को समझ में आया। तो इस गलत आंसर को मैं एग्जाम्पल से शो कर दूंगा, लेकिन मुझे लगता है विदाउट एग्जाम्पल तुम इस बात को पकड़ चुके हो कि सर फर्स्ट 3 बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड को यू आर गिविंग वेटेज कि विच आर द फर्स्ट 3 गिवन।
एंड देन यू टॉक अबाउट नेक्स्ट 3 गिवन, तो तुम उनके ऑर्डर को वेटेज दे रहे हो जो मेरी तरफ से मीनिंगलेस है। ठीक, अब चाहो तो मैं तुमको एग्जाम्पल से शो कर देता हूं कि ये बिल्कुल है ना। करेक्ट क्यों करूंगा, ठीक है, इसमें कहां कहां फिक्स करूंगा, तो C1 C2 C3, शुरू में 3 किताबें ये डिस्ट्रीब्यूट हुई। ठीक, अपने आप ही समझ आ जाएगा कि सर इसको फिक्स करना इज टू डिफिकल्ट, है ना। अब जो बाकी बची हुई 3 बुक्स हैं, बाकी बची हुई 3 बुक्स, मान लो दिस हैपेंड कि सर वो रिमेनिंग 3 बुक्स है ना वो सारी C1 को मिल गई। ठीक, एग्री करते हो। अब तुमको एक दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं कि सर मान लीजिए इनिशियली यू डिस्ट्रीब्यूटेड 3 बुक्स, मैं इसके आगे क्या लिखने वाला हूं उसको बगैर बॉदर किए क्या तुम कह सकते हो कि ये जो भी आप लिखने वाले हो, इन माई आंसर दिस हैज बीन काउंटेड डिफरेंट। क्यों, अरे तुम्हारे तो 6C3 चेंज हो गया भाई, फर्स्ट 3 आर नाउ B4 B2 B3, जबकि इन दिस एग्जाम्पल फर्स्ट 3 आर B1 B2 B3, तो ये तुम्हारे अकॉर्डिंग डिफरेंट आंसर ही होने वाला है। ठीक, अब मैं जरा बची हुई किताबें भी बता देता हूं कि क्या हुआ। तो अब मुझे बताओ, यू हैव काउंटेड दिस एग्जाम्पल एंड दिस एग्जाम्पल डिफरेंट, यू हैव काउंटेड डिफरेंट। दिमाग लगाओ कि सर मैंने तो इन दोनों एग्जाम्पल को डिफरेंट काउंट किया इन दिस आंसर। कुछ समझ में आया? तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई ना कि सर ये तो गलत है, ये दोनों तो एक ही एग्जाम्पल है। C1 को जो बुक्स मिली है दे आर 1 4 5 6, हियर ऑल्सो 1 4 5 6, सो दैट्स रॉन्ग, राइट। तो अब मेरा एक स्पेशल सजेशन ध्यान रख लो, whenever you find problem of different object, कि सर डिफरेंट ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन है ये और मुझको एटलीस्ट समथिंग ट्रू करना है ना, कि चलो मिनिमम टू बी गिवन, तो मेरी बात को ध्यान रखना, नेवर सेटिस्फाई द कंडीशन, कि चलो पहले इसकी मिनिमम की कंडीशन को रख लेते हैं फिर बाकियों को बांटेंगे बगैर बुद्धि लगाए। डोंट डू दिस, ओके, क्योंकि देख रहे हो कि सर केसेस रिपीट हो रहे हैं। ठीक, और वैसे तो मुझको उम्मीद है कि जिनका पीएनसी सुधर रहा है वो लोग कहेंगे सर हम तो पहले ही पकड़ चुके थे, क्योंकि मुझको तो फाइनल कंटेंट में इंटरेस्ट है कि C1 को क्या मिला, C2 को क्या मिला, C3 को क्या मिला। मुझे इस बात में थोड़ी इंटरेस्ट है कि सर C1 को ना पहले B1 मिली थी और दूसरे एग्जाम्पल में पहली बुक B4 मिली थी। मुझे इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो फाइनल कंटेंट देखना है कि दिस इज द फाइनल कंटेंट। तो उस रीजन से जैसे ही एज सुन एज आई राइट दिस, मुझको अपनी गलती पता पड़ गई थी कि यार मैं गलत करने जा रहा हूं। ठीक है, तो आगे से अब इतना मैच्योरिटी डेवलप करो कि शुरू में ही पकड़ लो कि नहीं नहीं यार ये तो मिस्टेक होने वाली है। ठीक है ना, आई एम गोइंग टू गिव वेटेज टू ऑर्डर इन विच ऑर्डर बुक आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक, 5 seconds क्विकली। Find number of ways क्यों जब तुमसे कहा जाता है कि आउट ऑफ 6 ऑब्जेक्ट यू सेलेक्ट 3, है तुम 3 सेलेक्ट करो, तो तुम आंसर 6C3 करते हो ना, या कि तुम कहते हो सर पहला ऑब्जेक्ट लो 6C1, दूसरा ऑब्जेक्ट लो 5C1,
तीसरा ऑब्जेक्ट लो 4C1, ऐसा करते हो क्या? जो लोग अभी भी इस बात को अच्छी तरह से नहीं पकड़ पाए हैं, क्या तुम लोग इस तरह से करते हो क्या? बोलो हाँ बोलो कि सर मुझे सवाल दिया जाता है कि 3 लोगों को सेलेक्ट करो, तो मैं पता ऐसे करता हूं, नंबर ऑफ वेज, पहला ऑब्जेक्ट 6C1, दूसरा सेकंड ऑब्जेक्ट 5C1 या 5 वेज, थर्ड ऑब्जेक्ट 3 वेज। तो क्या आंसर 6 5 नहीं 3 नहीं 4, 6 5 4 लिख के आते हो क्या? 6 × 5 × 4 ये लिख के आते हो आंसर? नहीं ना। तो अब समझ में आया ना कि एक एक करके सेलेक्ट कर रहे थे नंबर ऑफ वे। तो ये तो यार गड़बड़ है, इसमें तो ऑर्डर को इंपॉर्टेंस मिल रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं। तो अब समझ गए कि जब हम वहां ऐसा नहीं करते थे तो हम यहां क्यों ऐसा कर रहे हैं कि हमको 6 सेलेक्ट करने थे, तो मैंने फर्स्ट 3 देन नेक्स्ट 3 ऐसा क्यों किया? ठीक है ना, दैट इज रॉन्ग। ओके, find number of ways in which find number of ways in which 8 persons can be seated, 8 persons can be seated in 3 different taxis, in 3 different taxis, each having 3 seats for passengers, if each having 3 seats for passengers, if part 1, internal arrangement of persons inside the taxi is immaterial. Internal arrangement of persons inside the taxi is immaterial. Second part, internal arrangement also matters. Internal arrangement also matters. I repeat, find number of ways in which 8 persons can be seated in 3 different taxis, each having 3 seats for passengers, if first part, internal arrangement of persons inside the taxi is immaterial. Second part, internal arrangement also matters.
मेरे ख्याल से फर्स्ट पार्ट सभी लोग समझ गए कि 8 पैसेंजर्स एंड 3 टैक्सीज। तो आई थिंक 3, 3 एंड 2, 2 टैक्सी में 3 लोग बैठेंगे, 1 टैक्सी में 2 लोग बैठेंगे। तो फॉर पार्ट 1 तुम लोग पहले ग्रुप बनाओगे कि सर सबसे पहले पर्सन के ग्रुप बना लीजिए। तो 8 फैक्टोरियल 3, 3, 2। अब इसमें 2 तो इक्वल ग्रुप है, तो तुम जानते हो कि इक्वल ग्रुप को कैसे टैकल किया जाता है। मानते हो अभी आंसर नहीं हुआ, अभी तो हमने ग्रुप्स बना लिए। अब क्या ये जो 3 ग्रुप बने हैं इनको 3 टैक्सी पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे? ये तीनों टैक्सी पर डिस्ट्रीब्यूट हो गए। क्या तुम मानते हो अभी मैंने इस बात को अकाउंट में नहीं लिया है। आई ओनली हैव सेड कि P1 पर्सन, P2 पर्सन, P3 पर्सन विल सिट इन कार 1। ठीक, कार के अंदर मैंने अरेंज नहीं किया है ना, कि सर कार के अंदर नहीं बिठाया हमने। तो यही आंसर पार्ट 1 का आंसर होना चाहिए या नहीं? ठीक, सो दिस शुड बी राइट आंसर टू पार्ट 1। ठीक, बिकॉज आई हैवंट अरेंज्ड पैसेंजर्स इनसाइड द टैक्सी। अब अगर तुम सेकंड पार्ट इसी की मदद से करना चाहते हो कि सर फर्स्ट पार्ट की मदद से करें क्या, कि मैं कार तक तो पहुंच चुका हूं कि कार में मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए कि these 3 in car 1, these 2 in car 2 and these 3 in car 3 फॉर एग्जाम्पल। तो अगर तुम इसके आगे कंटिन्यू करना चाहते हो, है ना, हालांकि मैं तुमको एक ऑल्टरनेट अच्छा मेथड बताऊंगा। अब चलो अंदर बिठाते हैं। अब मानते हो जिस कार के अंदर 3 लोगों को बिठाना है कि सर 3 पर्सन विल सिट इनसाइड 1 कार, तो उसके अंदर का अरेंजमेंट डोंट यू थिंक इज गोइंग टू बी 3 फैक्टोरियल? सही है ना? एंड देयर इज अनदर कार विच गेट 3 पर्सन, तो inside it 3 factorial. Now there is third car inside which 2 persons sit. ठीक, वो कार जिसके अंदर 2 लोग बैठेंगे उसका आंसर क्या होगा, है ना? तो उसका आंसर भी 3 फैक्टोरियल ही आएगा। कुछ लोग 2 फैक्टोरियल लिखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो 2 फैक्टोरियल नहीं है, कारण सीट 3 है, आदमी 2 है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल जो लिमिटेड है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि सर 2 पर्सन 3 सीट, तो फर्स्ट पर्सन हैज 3 चॉइसेस, सेकंड पर्सन हैज 2 चॉइस, खत्म। तो ये भी तो 3 फैक्टोरियल से मैच कर रहा है। ठीक है, सही कह रहे हो प्रखर। तो आई थिंक दिस इज आंसर टू पार्ट 2। ठीक है, 5 सेकेंड्स क्विकली। हाँ, 3P2 है ना, कि सर वो 3 सीट और 2 आदमी, 2 पर्सन, तो 3P2। इसी बात को हम डायरेक्टली ऐसे कह सकते हैं कि कार डिफरेंट है, कार के अंदर की सीट्स वो भी डिफरेंट है ना? सही कह रहा हूं ना मैं? तो हम इस प्रॉब्लम को ऐसे क्यों नहीं सोचते कि जब आप अंदर के अरेंजमेंट को इंपॉर्टेंस दे रहे हो तो व्हाई डोंट यू डू लाइक दिस कि देयर आर 9 प्लेसेस। अरे हर कार में 3-3 सीट है ना, उन सबको मैंने प्लेसेस कॉल कर दिया कि सर देयर आर इन टोटल 9 प्लेसेस, 3, 6, 9, है ना, 9 सीट्स एंड देयर आर 8 पैसेंजर्स। तो you simply arrange
these 8 passengers in 9 seats. तो तुमको लगता नहीं कि सर ये तो खत्म हो गया? आंसर इज 9P8. ओवर, प्रॉब्लम ओवर. कि सर इसके लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं थी. यू कैन डायरेक्टली डू लाइक दिस. आइडेंटिटी मिल गई ना. 9 प्लेसेस 8 पर्सन. वेरी गुड तनीषा. ठीक, लिखो. ड्यूरिंग इलेक्शन, election, 3 districts are to be canvassed by 20 15 and 10 people respectively. इलेक्शन कैंपेनिंग करना है, ठीक है ना, इन 3 डिस्ट्रिक्ट बाय 20, 15 and 10 people respectively. If there are 45 volunteers, then find the number of ways in which they can be sent. I repeat, during election 3 districts are to be canvassed by 20, 15 and 10 people respectively. If there are 45 volunteers, then find number of ways in which they can be sent. Correct, Prakhar? मेरे ख्याल से लास्ट प्रॉब्लम में सभी लोग समझ गए कि सर सिर्फ ग्रुप्स बनाने, बस खत्म. 45 वॉलंटियर के 20, 15 एंड 10 के ग्रुप्स बना लो. 20, 15, 10 और फिर ग्रुप्स को डिस्ट्रीब्यूट जो है ना वो 1 वे में होगा, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी अलग रिक्वायरमेंट है कि सर D1 डिस्ट्रिक्ट में 20 लोग चाहिए, D2 डिस्ट्रिक्ट में 15 और D3 में 10. तो 3 फैक्टोरियल मत कर देना, समझ गए?
लिखा हुआ था साफ साफ, 3 डिस्ट्रिक्ट टू बी कन्वेस्ट बाय डैश 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 रिस्पेक्टिवली, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी रिक्वायरमेंट नोन थी, ठीक है ना, कि सर दिल्ली में इतने लोग चाहिए, बॉम्बे में इतने चाहिए, कैलकाटा में इतने चाहिए, लाइक दैट। तो वो 2 3 फैक्टोरियल मत कर देना कि सर, समझ के बात को, है ना, कि सर अलग भेज दिया, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही परसेंट भेजा जाएगा। अगला, जब सही आंसर आएगा तब बता दूंगा। प्रॉब्लम कॉपीड, तुम बहुत जल्दी कर लेते हो यार, मतलब थोड़ा सा सरप्राइज होता है मुझे, इतनी जल्दी कोई कैसे आंसर करता है, मतलब बार बार गलत करने के बाद उसको सही करने की आदत है क्या? तो इस तरीके से तो फिर जेई में तो नेगेटिव मार्क्स आएंगे, क्योंकि सर वहां करेक्ट करने का मौका ही नहीं मिल पाएगा। ओके, आई थिंक ये तो क्लियर हो गया कि मैच ग्रुप्स में हो रहा है ना, एक टीम 2 प्लेयर की, दूसरी टीम भी 2 प्लेयर की। तो तुमने इतना तो थॉट सोच लिया कि सर ग्रुप्स बनाते हैं, तो क्यों नहीं मैं 6 पर्सन्स के 2 2 के ग्रुप्स बना लूं, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 3 इक्वल ग्रुप, ये मैंने ग्रुप्स बना लिए। अब नंबर ऑफ गेम्स की बात करते हैं, कोई एक एग्जाम्पल, मान लो दिस इज 1 एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप, टोटल इतने ग्रुप्स हैं, है ना, इतने ग्रुप्स, नंबर ऑफ वेज आई कैन डिवाइड इनटू 3 ग्रुप्स ऑफ 2 ईच, दीज मैनी वेज। तो किसी एक एग्जाम्पल पर जा रहा हूं, मान लो दिस इज 1 एग्जाम्पल। अब सोचो ये एक एग्जाम्पल तुमको कितने मैचेस दे सकता है ना, दिस 1 एग्जाम्पल ऑफ 3 ग्रुप्स कैन गिव यू हाउ मेनी मैचेस। तो जिसको थोड़ी भी बुद्धि है, इसीलिए है ना कंप्यूटर गेम, है ना, मोबाइल गेम से बाहर निकल के थोड़ा वाकई में मैच खेलना सीखो, तो शायद अकल आ जाएगी कि सर एक मैच ये 2 ग्रुप खेल सकता है, एक मैच ये 2 ग्रुप खेल सकता है,
एक मैच ये ग्रुप। तो इसका मतलब है वन एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप्स कैन गिव यू 3 मैचेस। तो हाउ मैनी टोटल मैचेस? दिस इज द आंसर। ठीक, 5 सेकेंड्स। इसी बात को एक ऑल्टरनेट अच्छे आइडिया से बताता हूं, है ना, एक और गुड मेथड कि वी कैन डू द सेम प्रॉब्लम। एक मैच के लिए तुमको कितने प्लेयर चाहिए बताओ? फॉर वन मैच हाउ मेनी प्लेयर्स डू यू रिक्वायर? देखें भाई, इस बात का कितने लोग जवाब दे पाएंगे? फॉर वन मैच हाउ मेनी प्लेयर्स आर नीडेड? तो आई थिंक कुछ लोग लिख रहे हैं 4। चलो, 4 प्लेयर्स आर नीडेड। ओके, तो आई सेट किया तुम 4 आदमी सेलेक्ट करो। इन हाउ मेनी वेज यू कैन सेलेक्ट 4 पर्सन? 6C4। ठीक, मान लो दीज आर द 4 पर्सन सेलेक्टेड। अब सोचो कि ये 4 पर्सन कितने मैचेस दे सकते हैं? ये जो सेट ऑफ 4 पर्सन है ये तुमको कितने मैच दे सकता है? टू इजी सर, एक P1 P2 वो अगला टीम अपने आप बन गया, एक P1 P3, एक P1 P4, है ना? तो मानते हो ये 4 प्लेयर्स आपको 3 मैचेस दे सकते हैं। आंसर इंटू 3। सोचो आराम से कि ये क्या कर दिया। ठीक है ना, इजी। P1 P2 playing with P3 P4, P1 P3 playing with P2 P4, P1 P4 playing with P2 P3। That's it। है ना, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कॉपी कर लो, मैं थोड़ा सा तुमको टर्म समझा देता हूं। हो सकता है कुछ लोगों ने कार्ड्स कभी देखे ही ना हो। ठीक है, बाकी गलत है यार, है ना? कार्ड्स तुमने अगर आज तक नहीं खेले तो गलत है। ठीक, कि सर हम तो वो मोबाइल गेम्स वगैरह पे ही लगे रह गए हैं, यहां तक तुम पहुंचे ही नहीं। कार्ड्स, कैरम, क्रिकेट, फुटबॉल, ये सब क्या होता है ना? जिन लोगों ने खेला बहुत अच्छी बात है। ठीक है कि सर ये सब तो अच्छी बात है। चलो तुम लोगों को कार्ड्स के टर्म बता देता हूं। देर आर 4 सूट्स। ओके, डायमंड, हार्ट, स्पेड एंड क्लब। क्लब, स्पेड, दीज आर रेड कार्ड्स। ये प्रोबेबिलिटी में इस पर क्वेश्चंस बहुत आते हैं आईआईटी में। ठीक है, इसलिए कार्ड को देख लेना कि कार्ड्स कैसे होते हैं देखने में। दीज आर ब्लैक कार्ड्स। हर्ट, हर्ट, डायमंड, क्लब, स्पेड। ठीक है ना, हर एक सूट के, दीज आर 4 सूट्स। ओके, हर एक सूट के देयर आर 13 डिनोमिनेशंस। हिंदी में पता है ना, बिल्कुल पता होना चाहिए। ईंट, रुक जा, लाल क्या कहते हैं इसको? लाल पान, काला पान है ना, यही कहते हैं। और ये चिड़ी। ठीक, मेरे हिसाब से यही कहते हैं।
हाँ, तो हर एक के 13 डिनोमिनेशंस आर देयर, 2, 3, 4, 5, 10, ठीक है। एंड हाँ, हुक्म, मैंने हुक्म टर्म यूज नहीं किया है, ये काला पान नहीं, इसको लोग हुक्म बोलते हैं, ठीक है। और इसको सिर्फ पान बोलते हैं ना, लाल पान या पान बोल देते हैं। जैक, क्वीन, किंग, एस, ठीक। गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का। तो देर आर 13 डिनोमिनेशंस ऑफ ईच सूट, 13 डिनोमिनेशंस। बस इतना टर्म तुम्हारे लिए जानने के लिए बहुत है। हाँ, दीज 4 कार्ड, जैक, क्वीन, किंग, एस, को वी ऑल्सो कॉल ऑनर कार्ड्स, ऑनर कार्ड्स। एंड ओनली जैक, क्वीन, किंग को वी कॉल फेस कार्ड्स। बस इतनी जानकारी तुम्हारे लिए बहुत है, ठीक है। इससे प्रोबेबिलिटी तक निकल जाएगा, है ना। ठीक है, चलो नाउ डू द प्रॉब्लम। होमवर्क विल बी DPP नंबर 2। अब तो वीकेंड आ गया है ना। सर्कल्स को भी स्लोली, अब जब कर ही रहे हैं सर तो ढंग से कर लेते हैं ना। सिंगल चॉइस 46, 260। अरे सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी है, कैसी बात कर रहे हैं। बल्कि मैं तो समझ रहा था कि तुम कहोगे और होमवर्क दो। वैसे मैं बता दूं, एक दिन का गैप अगर है तो मिनिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम शुड बी 25 मिनिमम। अगर तुम वाकई में IIT की तैयारी कर रहे हो तो डेली बेसिस पर मिनिमम 25, और अगर 2 डेज आ रहे हैं तो इट शुड बी मिनिमम 50। ठीक, इससे कम अगर तुम कर रहे हो इसका मतलब है कि तुम जेन्युइन प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो। ठीक, तो अगर मेरा होमवर्क कम होता है तो इसका मतलब है कि सर वो जो आपने 50 क्वेश्चंस बोले हैं और ये 50 को मैच नहीं कर पा रहा है, तो रिमेनिंग क्वेश्चन हमारे रिवीजन के हो जाएंगे। ठीक है, कि हम लोग यूं ही रैंडमली कभी पीछे के टॉपिक्स को रिवाइज भी कर लेते हैं। और रिवीजन का तो सबको अच्छा तरीका पता है कि सर पुरानी शीट्स में जो क्वेश्चन हमारे डाउट थे ना, जो हम अपने आप नहीं कर पाए थे, जो यहां सॉल्यूशन में देखे थे, उनको हम दोबारा करके देख लेते हैं, तो वो एक बहुत अच्छा रिवीजन हो जाता है ना। ओके, फर्स्ट पार्ट में तो तुम लोग जानते हो कि सर सबसे पहले कंस्ट्रेंट को ही सेटिस्फाई कर दीजिए। तो कंस्ट्रेंट क्या है, सेम सूट का एस, किंग, क्वीन, जैक सबको मिलना चाहिए। तो एक काम करो ना, ये था ना, पिछला पेज कहां चला गया, नहीं ये रहा, ये सबको वन ऑब्जेक्ट। इसी तरह से
लाल पान के भी वन ऑब्जेक्ट है ना, हुक्म और चिड़ी। एक्चुअली क्या है ना, मैंने भी बहुत समय से कार्ड खेले नहीं ना, तो उस चक्कर में मैं खुद भी टर्म भूलने लग गया। वरना इस तरह के जो गेम्स है ना, इनमें बहुत एक्सपर्टाइज था, राइट, कि सर यही सब तो छुट्टियों में खेलते थे, कार्ड्स, कैरम, ठीक है। और क्रिकेट तो खैर मैंने जेई के पहले तक खेला है, और खैर आईआईटी के अंदर जाके भी खेला है, ठीक है। क्रिकेट, फुटबॉल सब खेला हुआ है। हाँ, आईआईटी के अंदर जाके कार्ड जरूर नहीं खेले, आईआईटी के अंदर जाके सिर्फ कैरम खेला है। और हाँ, टीटी थोड़ा सा, टीटी में क्या था ना कि थोड़ा सा वहां पर इतने धुरंधर लोग खेलते थे कि देख करके हिम्मत ही नहीं पड़ती थी कि यहाँ टीटी खेलूं। तो आज जो है अपने घर पे एक टीटी टेबल लगा रखी है फार्म हाउस पर, तो कभी कभार हाथ लगा लेता हूँ। ओके, तो आई थिंक वन ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट, तो तुम समझ गए ना कि सर इन पार्ट 1 ये 4 सेट्स 1 1 1 1 चारों प्लेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो आई थिंक आंसर इज 4 फैक्टोरियल। कुछ समझ में आया कि आई डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ सेम सूट these cards to every player in these many ways। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। अब जो रिमेनिंग कार्ड्स हैं वो तो तुम समझ गए कि सर रिमेनिंग 36, 9 ईच, तो बगैर बुद्धि लगाए आई डिवाइड 36 ऑब्जेक्ट इनटू ग्रुप्स 9 ईच, 9 फैक्टोरियल पावर 4। जो समझदार लोग हैं वो जानते हैं सर इक्वल ग्रुप, लेकिन अभी तो मैंने ग्रुप बनाया है, तुम तो जानते हो सर डिस्ट्रीब्यूट भी तो कीजिए, इनटू 4 फैक्टोरियल। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड कि दिस आई डिस्ट्रीब्यूटेड एस किंग क्वीन जैक ऑफ सेम सूट to every person, every player, and this is distribution of remaining cards, remaining cards का डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो समझदार लोग हैं दे विल से कि सर ये रिमेनिंग कार्ड का फैक्टर तो यहां भी नीचे आएगा, कि इसमें तो आप बुद्धि मत लगाओ, 36 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, पावर 4, 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिमेनिंग कार्ड्स है, ठीक है। हाँ, लूडो भी बहुत खेला है, ओके, ठीक है। अब बताओ भाई कि सर ये कंडीशन को कैसे सेटिस्फाई करें ऑफ एनी सूट, एस किंग क्वीन जैक, रिमेनिंग कार्ड तो चलो समझ में आ गया मुझे, व्हाट अबाउट द कंडीशन। वेरी गुड तनिषा, बाकी लोग भी बताएं। अक्षत, जतिन, रुद्र, नक्षत्र, दीर्षा, वेरी गुड। और कोई नाम मिस हुआ क्या? शिवम, नहीं, तो मेरे ख्याल से कई लोगों ने पकड़ लिया कि सर हर प्लेयर को एस मिलेगा, एवरी प्लेयर, हर प्लेयर को किंग भी मिलेगा, क्वीन भी मिलेगा, जैक भी मिलेगा, लेकिन कलर कुछ भी हो सकता है, सूट कुछ भी हो सकता है। तो तुम एक काम क्यों नहीं करते, चारों प्लेयर को एस बांट दो,
तो तुम्हारे पास 4 एस है ना, ये 4 एस है। तो चलो लेट अस डिस्ट्रीब्यूट 4 एस ओवर 4 प्लेयर्स, 4 फैक्टोरियल। नाउ लेट्स डिस्ट्रीब्यूट 4 किंग, ठीक है आर्यन, ओवर 4 प्लेयर्स, अगेन 4 फैक्टोरियल, एंड है ना, एंड क्वीन जैक। तो कुछ लोग समझ गए कि सर पावर 4, 4 फैक्टोरियल की पावर 4, ठीक है। कुछ लोग, जो लोग ज्यादा एक्साइटेड हैं कि सर मेरा होमवर्क हो गया, कंप्लीट हो गया, मैं और क्या कर सकता हूं, है ना, ज्यादा एक्साइटेड नहीं कहूंगा मैं से, ठीक है। इसके लिए टर्म होनी चाहिए कि सर जो ज्यादा शार्प हैं, है ना, कि सर उनका टाइम में सब कुछ खत्म हो रहा है, वो फ्री हैं, तो और क्या कर सकते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम रिवीजन दे कैन ऑल्सो डू डीपीपी नंबर 3, क्योंकि मैंने जितना पढ़ाया है उतने से तुम डीपीपी 3 भी कर सकते हो। एज वेल एज तुमको इतना तो पता ही है कि सर सर्किल्स की बुक को मैं और आगे बढ़ा सकता हूं, सिंगल चॉइस, वन और मोर, मैं सब कर सकता हूं, ठीक है। चलो भाई, बाय, जय हिंद।